नमस्ते बच्चों, महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि इस दौर में भी आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रख रहे होंगे। आज द्वितीय वर्ष की क्लास की मैं बात करूँगी इतिहास की। अपन ने अभी तक फर्स्ट पेपर के ही टॉपिक लिए हैं काफ़ी सारे। दूसरा जो पेपर है विश्व का इतिहास, उसको अभी अपन ने अनटच्ड रहा है, अछूता रहा है। तो आज जो है इस क्लास के माध्यम से इस पेपर को हम शुरू करने जा रहे हैं। इस पेपर में जो पहली यूनिट में पहला टॉपिक जो आपके दिया गया है वो है सामंतवाद का पतन। अब ये जो सामंतवाद का पतन है, हम यूरोप के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात कर रहे हैं। सामंतवाद किसे कहते थे कि जब राजा महाराजा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वेतन के बदले कुछ भूमि दे देते थे, उस भूमि पर राजस्व वो प्राप्त करते थे। एक तरह से वो उपराजा वहाँ के बन जाते थे। फिर लॉर्ड के नीचे नाइट, इस तरह से ये श्रेणियाँ वर्गीकृत होती चली गई। पिरामिड की तरह एक सामंतवाद का था, जिसके सबसे ऊपर राजा, सबसे नीचे किसान और बीच में सामंत वर्ग था। नाइट, लॉर्ड आदि उपाधियों वाले ये लोग हुआ करते थे। इनका ज़मीन पर स्थायी नियंत्रण होता था, जहाँ ये दुर्ग बना करके रहते थे। ये तो हुई सामंतवाद की बात। अब इसका पतन जो है वो कब शुरू हुआ? जब हम बात कर रहे हैं पतन की, तो ज़रूरी है कि कौन सा एक एरा है। ये कोई 1 या 2 वर्षों की बात नहीं है, ये लगातार धीमे धीमे चले आ रहे परिवर्तनों का ही एक परिणाम था। 13वीं सदी के प्रारंभ में सामंतवाद का हाथ शुरू हुआ। अब वैसे तो कोई भी व्यवस्था हो, चिरस्थायी कोई भी व्यवस्था नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ जो थी सामंत प्रथा, असमानता, अत्याचार, शोषण, मानवीय दृष्टिकोण जिसमें था ही नहीं, ऐसे सिद्धांतों पर थी, इसका पतन आवश्यक था। अब सामंतवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो 13वीं सदी में हुआ है ये शुरुआत, और धीरे धीरे 14वीं सदी तक आते आते हुआ। हर स्टेट में एक साथ सामंतवाद का पतन नहीं हुआ। जैसे फ्रांस में आप देख रहे हो कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वो सामंतवाद का पतन तब हुआ। सामंतों के कारण ही व्यापारी वर्ग को, एक तरह से मध्यम वर्ग को, बुजुर्ग वर्ग को विद्रोह करना पड़ा। तो वहाँ ये परिस्थितियाँ बहुत बाद में निर्मित हुई, लेकिन जो बाकी देश थे, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ जो है सामंतवाद का पतन शुरुआत हो चुकी थी 13वीं सदी में। अब इसके पतन के कारणों पर हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो कारण है वो है नए हथियार और बारूदों का चलन। हुआ ये कि जैसे ही नए शस्त्र प्रचलन में आए तो सामरिक पद्धति में परिवर्तन हो गया। बंदूक और बारूद के प्रयोग के कारण जल्दी से सामंतवाद का पतन हो गया, क्योंकि सामंत अपने किले में छुप जाया करते थे। ये गोला बारूद जो है किलों पर मार कर सकते थे। इस कारण अब सामंत उतने शक्तिशाली नहीं रह गए। दूसरा कारण है सामंतवाद के पतन का कृषि उत्पादन में वृद्धि। शुरुआत में ऐसा हुआ करता था कि यूरोप में जो है खेती बाड़ी जो किया करते थे, उसमें खेत को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग को परती छोड़ दिया जाता था, एक भाग में खेती की जाती थी। फिर अगले साल जिसको परती छोड़ा गया उसमें खेती की जाती थी, क्योंकि वो एक तो खाद के प्रयोग से परिचित नहीं थे, लोहे की फाल वाले हलों से परिचित नहीं थे, कैसे बैल में उसको डालना है जुए को, उसमें ये परिचित नहीं थे। धीरे धीरे जब भारत के संपर्क में आए तो इन लोगों ने इस तरह देखा। दूसरा, इन्होंने क्या किया, 3 खेत प्रणाली अपनाई, जिसमें 2 हिस्से इस बार बोए, 2 हिस्से अगली बार। तो इससे एक तो उपज का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया, तो बढ़नी ही थी उपज। दूसरा, बैल के जुए को कहाँ डालना है, इस तरह से कई सारी चीज़ें भी हो गई। दूसरा, इन्होंने ये भी देख लिया कि फसल को बदल बदल कर बोने से कुछ फ़ायदे होते हैं। तो इसके कारण, इन सब कारणों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई। अब अधिक लोगों के खाने का सामान उपलब्ध होने लगा। तो 1300 ईस्वी के बीच में यूरोप में जनसंख्या दुगनी हो गई। जब ये बड़ी जनसंख्या है वो शहरों में आकर के बसने लगी और शहरों में विकास संभव हुआ, कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने लग गई, जिससे सामंतवादी प्रणाली का पतन शुरू हो गया। अब इसका तीसरा कारण है धर्म युद्धों का प्रभाव। 1095 से 1291 तक यरूशलेम पे कब्जे को लेकर के ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच में जो युद्ध लड़े गए, उन्हें धर्म युद्धों की संख्या दी गई है। जब ये सामंतों ने, कई सारे यूरोप के सामंतों ने धर्म युद्धों में भाग लिया, वहाँ अपनी सारी संपत्ति बेच करके हथियार बारूद खरीदे, सैनिक किराए पर रखे, इस तरह से
धर्म युद्ध में भाग लिया, लेकिन कई लोग मारे भी गए और कई लोग दिवालिया हो गए। तो इस तरह से सामंत प्रथा के पतन की पटकथा यहाँ से लिखी गई। अगला कारण है व्यापारिक वर्ग की शक्ति का अभ्युदय। मैंने बताया धर्म युद्ध जब समाप्त हुए तो धीरे धीरे जो है यूरोप में व्यापारी वर्ग प्रभावशाली होने लग गया। सामंत वर्ग थका हारा है, दिवालिया हो चुका है, कई सामंत मारे जा चुके हैं। तो व्यापारियों ने इस दौरान खूब पैसा कमाया। अब इनके पास पैसा है, बुद्धि है, लेकिन इनकी समाज में कोई इम्पोर्टेंस या महत्व नहीं है। ये उनमें एक हीन भावना आने लगी। ये खुद को कह रहे कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सम्मान जो है वो सामंतों को दिया जा रहा है। इसी के कारण ये लोग सामंतों से ईर्ष्या करने लगे और इन लोगों ने ही राजाओं को पैसे से, धन से, अर्थ से सहयोग दिया, जिससे राजा जो है नए अस्त्र शस्त्र खरीद सकें और प्रशासन में सामंतों पर निर्भरता इनसे ख़त्म की जाए। साथ ही साथ व्यापार वाणिज्य के विकास के कारण कई उद्योग धंधे भी विकसित हुए। यूरोप में नए नए शहरों का विकास हुआ। अब इन शहरों में सस्ते दामों पर मजदूरों की आवश्यकता थी। तो इन लोगों ने क्या किया, जो गांव के किसान थे उनको लालच देकर शहरों में आने का लालच दिया। सामंतों को ये सब चीज़ें पसंद आनी नहीं थी कि उनके किसान जो कि सर्फ हैं, अर्धदास हैं, वो इनसे जा रहे हैं। तो इन लोगों ने आपस में इनमें संघर्ष शुरू हो गया। जब ये संघर्ष वैसे तो अवश्यम भावी ही था, लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियों में इन लोगों ने, पैसा था, इन्होंने राजाओं का सहयोग करना शुरू किया और इन्हीं के सहयोग से राजाओं ने सामंतों का पतन करने का प्रयास किया, सामंतों की शक्ति कम करने लगी। अगला बिंदु मैंने बताया राजा की शक्ति में वृद्धि। जैसे ही व्यापारी वर्ग शक्तिशाली होने की महत्वाकांक्षा पाले हुए था, उसने राजा को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ मुद्राएं प्रचलन में आई, जिसके कारण राजा को अपने अधिकार कायम करने में सहूलियत थी। अब वो चाहने लगा कि ये बीच में जो टैक्स लेने वाले हैं, कर लेने वाले, इनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये बीच में बहुत अधिशेष सरप्लस जो है खा जाते हैं। इनके कारण इन्होंने अपनी सेना में वृद्धि की और प्रशासन के क्षेत्र में नई नौकरशाही का सृजन किया और प्रशासन के क्षेत्र में भी सामंतों से मुक्ति पाली। अगला है किसानों का विद्रोह। मैंने बताया कि सामंत की जो प्रथा थी किसानों के शोषण पर आधारित थी। किसान को सामंत की भट्टी में ही ब्रेड सेकनी है, शराब भी बनानी है तो वहीं जाकर के बनानी है, उसके घर में बेगार करनी है, जिसको कोरवी कहा जाता था। इस तरह से वो आधे दूधे कपड़े में, आधे भूखे रहा करते थे। लेकिन इन्हीं में के बीच में 1348 में हैज़ा, जिसको कि काली मृत्यु कहा गया है, इसने लगभग यूरोप की आधी जनसंख्या को ख़त्म कर दिया। तो ये संख्या में जब कृषिदास कम हो गए तो इन्होंने कहा कि हमको तनख्वाह दी जाए, हमको दासत्व मंजूर नहीं है। इस तरह से कई सारे विद्रोह हुए। 1381 में इंग्लैंड में वॉट टाइलर ने विद्रोह किया, इसके नेतृत्व में किसानों ने, हालांकि इसको दबा दिया गया। इसके अलावा एक पादरी था जॉन बोल्ट, जिसने किसानों की तरफदारी की, इसकी भी फांसी दे दी गई। लेकिन फिर भी किसान जो थे वो स्वतंत्रता के इच्छुक थे। मर कर भी, आधे भूखे रह कर भी, अगर कोई स्वतंत्रता का समाज इच्छुक हो जाए तो उसको आप नहीं दबा सकते हो। शहरों के उदय के कारण ही अब किसान जो है सामंतों पर निर्भर नहीं रह गए, वे शहरों में जा सकते थे, रोजी रोटी कमा सकते थे। सामंतवाद के पतन का जो अगला बिंदु है वो है सामंतों के पारस्परिक संघर्ष। कई बार सामंत आपसी विद्वेष के कारण अपनी अपनी सेना तो रखते ही थे, तो इसके कारण ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे। इससे सेना तो एक और, ये जो सेनाएं थी सामंतों की, वैसे तो बर्बर आक्रमणकारियों से रक्षा की, लेकिन ये सामंत आपस में लड़ भिड़ कर ही अपनी शक्ति को धीरे धीरे ख़त्म करते चले गए। ये जो देखने को मिला, ये फ्रांस और इंग्लैंड में विशेष तौर से देखने को मिला कि कैसे सामंत आपस में ही लड़ते रहे और एक दूसरे की शक्ति को कम करते चले गए। और अगला बिंदु है परिवर्तित परिस्थितियाँ। कई बार ऐसा हुआ कि सामंत खुद ही चाहते थे कि सामंतवाद का खात्मा हो, क्योंकि सर्फ कृषिदास जो थे उनके अधीन, वो उनको खाने पिलाने की, कपड़ा देने की जिम्मेदारी खुद की हुआ करती थी। अब उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो यही है कि हम मजदूरी पे मजदूर रख लें, जब हमको आवश्यकता हो तब रखें, नहीं हो तब उनको नहीं रखें। दूसरा वो ये चाहते थे कि कृषिदास पैसे दे दे और अपनी स्वतंत्रता खरीद ले। इस पैसे से जो है हम अपनी ज़मीन को विकास कर सकते हैं या उद्योग धंधों में भी निवेश कर सकते थे। दूसरा, कुछ
सामंत ऐसे भी थे, उनको जागीर का नीरस जीवन, एकाकी जीवन पसंद नहीं था। वो राज दरबार की चकाचौंध में ही रहना चाहते थे। इसी कारण इन लोगों ने भी सामंतवाद के पतन में सहयोग दिया और इस तरह से 13वीं सदी से प्रारंभ होता होता सामंतवाद का पतन यूरोप के अलग अलग देशों में, अलग अलग वर्षों में, अलग अलग सदियों में चलता चला गया। और इसी सामंतवाद के पतन ने आगे चल कर के वाणिज्यवाद की, औद्योगिकरण की नींव रखी, जिसके कारण न सिर्फ यूरोप का इतिहास ही एक तीव्र गति से परिवर्तित हुआ, बल्कि विश्व के इतिहास में भी इस सामंतवाद के पतन का एक महत्वपूर्ण आयाम रहा और जिसके कारण मध्यकालीन जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई और नवीन आधुनिक युग की तरफ पूरा विश्व अग्रसर हुआ। बच्चों, इतना कहकर ही आज का ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सामंतवाद के पतन के कारणों की जो व्याख्या मैंने की है वो समझ में आ गई होगी। इसको आप अपनी बुक से वापस से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका ज्ञान जो है वो वृहत हो जाए। साथ ही साथ अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।